हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। असाइनमेंट आप लोग किए थे? हाँ, कुछ लोग तो मुझे पता है, कुछ लोग किए हैं। वैसे मुझे पूरा डिटेल अभी रिपोर्ट नहीं मिला है कौन कौन सबमिट किया, वो मैं लेके देख लेता हूँ। तो इसमें जो मुझे लगा कि आप लोगों का डाउट था, एक व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन, नहीं तो कुछ ने मैं जानबूझ के छोड़ता हूँ लेक्चर में, आप कुछ पढ़ो, खुद ढूंढो, फिर ट्राई करो, तो फिर बताऊँगा ही। मैं स्टार्ट करता हूँ इसे कैसे, डायरेक्शन कोसाइन। बहुत लोगों ने पूछा सर ये क्या दे रही हो। देखो, वेक्टर ए इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। लेट्स एज्यूम it forms angle alpha beta gamma with x y and z axes respectively. It forms angle alpha beta gamma with x y and z axes respectively. Then direction cosines are cos alpha, cos beta and cos gamma. ये क्या है? cos alpha, cos beta and cos gamma. Cosine means cos के लिए। ये नाम पढ़े तो वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये आपको दिया हुआ है। और इफ यू हैव टू फाइंड ए डायरेक्शन कोसाइन, so let's assume it forms angle alpha beta gamma with, means it forms angle alpha with x axis, it forms angle beta with y axis and it forms angle gamma with z axis. The direction cosines are cos alpha, cos beta, cos, मतलब जो ही वेक्टर और एक्सिस के बीच एंगल है उसका कोसाइन cos alpha, cos beta and cos gamma। अब ये कैसे निकालेंगे सर? अब बोल तो दिए होता है, निकालेंगे कैसे? सिंपल तरीका है। If vector is ai plus bj plus ck, then what is x component of vector? इसका x component क्या है? a. What is y component of vector? b. And what is z component vector? c. इसमें किसी को समस्या? पक्का नहीं, हम लोग सही भी किए थे, पिछले क्लास में हम लोग कर रहे थे। तो x component is a, y component is b and z component is c. Now, if your vector a, for example, इसको नहीं लेते, कोई वेक्टर है p and it forms angle alpha with x, then what is x component? mod p cos alpha। अगर बीटा है y से तो y component क्या होगा? mod p cos बीटा। कौन बताएं कंपोनेंट क्या होता है? अगर किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालते हैं किसी वेक्टर p का, then component is mod p into cos of angle between vector and that direction। पता है ना? सो हम p का निकालना है x कंपोनेंट, तो इट विल बी mod p cos alpha। अगर इसका बीटा एंगल है y से तो y कंपोनेंट क्या होगा? mod p cos beta। एंड इफ वेक्टर p फॉर्म्स एंगल गामा विथ z, देन z कंपोनेंट विल बी mod p cos gamma। हाँ या नहीं? पक्का। सो x कंपोनेंट इज a, इज इक्वल टू mod ऑफ वेक्टर a cos alpha। This is equal to mod of vector a cos beta। This is equal to mod of vector a cos gamma। समझे कि नहीं? मैं फिर से बताता हूं, अगर इस वेक्टर a का x से एंगल अल्फा है तो उसका x कंपोनेंट क्या होगा? a cos अल्फा। अगर वेक्टर a का y से एंगल बीटा है तो कंपोनेंट क्या होगा? a cos बीटा। अगर वेक्टर a का z से एंगल गामा है, z कंपोनेंट क्या होगा? a cos गामा। तो बस इसको लिख दिया। सो अब बताओ यहां से cos अल्फा क्या हो जाएगा? ax by mod a means x component by mod a। what is cos beta? y component by mod a। what is cos gamma? z component by mod a। समझा नहीं? अरे भाई, जब az इक्वल टू mod a cos gamma, then what is cos gamma? az by mod a। If ay equal to mod a cos beta, what is cos beta? ay by mod a। If ax equal to mod a cos alpha, what is cos alpha? ax by mod a। So यही तो डायरेक्शन कोसाइन है, cos alpha, cos beta, cos gamma आपको निकाल देना था। जैसे इस वेक्टर में अगर निकालना होगा तो mod a क्या हो गया? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर।
So what will be cos alpha? Cos alpha will be equal to a by under root a square plus b square plus c square. What will be cos beta? Cos beta will be equal to b by under root a square plus b square plus c square. What is cos gamma? C by under root a square plus b square plus c square. Hopefully it's clear. So simply हमने कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं बताया कि हमने बताया कि x कंपोनेंट होता है मॉड ए कॉस अल्फा। पिछले बार बहुत पसंद किया, आप परेशान भी कर चुके हो। y कंपोनेंट इज मॉड ए कॉस बीटा, z कंपोनेंट इज मॉड ए कॉस गामा। यहाँ से कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकाल लिए। मॉड ए निकालना आता है, उसको x कंपोनेंट है a और वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका y कंपोनेंट है v एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। Similarly, z component of vector is c and magnitude root a square plus b square plus c square. फटाफट छापो जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी करो। छाप लिए, आगे बढ़ते हैं। मिटा रहा हूं, एक क्वेश्चन करते हैं पहले। वेक्टर P इज इक्वल टू I माइनस जे प्लस के। I माइनस 2j कर देते हैं। Then which of the following is set of direction cosines? Is set of direction cosine. Vector P is I minus 2j plus k. Then which of the following is set of direction cosine? Option A plus 1 minus 2 plus 1. Option B 1 by 4 minus 2 by 4 1 by 4. Option C 1 by root 6 minus 2 by root 6 1 by root 6. Option D 1 by root 6 2 by root 6 1 by root 6. Option E none. Our vector is I minus 2j plus k. Then which of the following represent direction cosine of vector? फटाफट करो। Option A plus 1 minus 2 plus 1. Option B 1 by 4 minus 2 by 4 1 by 4. Option C 1 by root 6 minus 2 by root 6 1 by root 6. Option D 1 by root 6 2 by root 6 1 by root 6. हो गया सिंपल। अब अगर ये हो सकता है इसका एंगल क्या है, अल्फा बीटा गामा एक्स एक्सिस से, तो हमने मान लिया एंगल अल्फा बीटा गामा है। तो व्हाट विल बी cos अल्फा? अल्फा एंगल बिटवीन वेक्टर p and x axis. What is cos alpha? x component by mod. What is mod p? Mod p क्या होगा? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट्स अंडर रूट 6. So cos alpha equal to x component by mod p, that is 1 by root 6. Cos beta equal to y component by mod p minus 2 by root 6. Cos gamma equal to z component by mod p, that is 1 by root 6. Direction cosine है 1 by root 6 minus 2 by root 6 1 by root 6. Answer is C. अगर पूछेगा find angle between vector with and y axis, एंगल फॉर्म बाय वेक्टर विथ y एक्सिस, क्या एंगल है? बीटा। हम लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 2 बाय रूट 6. अगर पूछेगा फाइंड एंगल फॉर्म बाय वेक्टर p विथ x एक्सिस, x का कितना एंगल होगा? अल्फा। हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाय रूट 6. पूछेगा फाइंड एंगल फॉर्म बाय वेक्टर विथ z एक्सिस, लिखेंगे गामा इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाय रूट 6. सो अगर डायरेक्शन क्वेश्चन पूछेगा तो ये आंसर करेंगे, एंगल पूछेगा तो ये आंसर करेंगे। पक्का?
ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, कुछ अच्छा ही देखते हैं। वेक्टर P इज इक्वल टू I माइनस जे प्लस √2k। फाइंड angle between vector P and Z axis. Find angle between vector P and Z axis. Option A 60 degree, option B 45 degree, option C 120 degree, option D none of these. क्वेश्चन क्लियर है। वेक्टर P इज I कैप माइनस J कैप प्लस √2k कैप। क्वेश्चन इज फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड Z एक्सिस। मतलब वेक्टर P Z से कितना एंगल बना रहा है। फटाफट फटाफट जल्दी करो। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आसान है। अगर लेट्स अज्यूम इट फॉर्म्स एंगल गामा विद Z, it forms angle gamma with Z. अरे ठीक से सुन, क्या कितना ध्यान है तुम्हारा, इधर देख। ओके, तो इसका Z से गामा एंगल है, तो cos गामा इक्वल टू क्या होगा, Z कंपोनेंट बाय वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर P। अभी बताए थे ना, अभी बताए ना। अरे यार मॉड P याद नहीं रखना है, सिंपल है, इक्वल टू PZ। ये तो पता है ना। अगर वेक्टर P का Z के लॉन्ग कंपोनेंट निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन P एंड Z इज इक्वल टू Z कंपोनेंट। इतना तो पता है ना। क्यों आ रही, ये पता है ना, पक्का। वाह गुड, पढ़ाई कर रहा है। अदिति को तो दांत ही कभी उसका दांत ही बंद नहीं होता है। अब देखो प्रियांजलि भी हंस रही है। 3 मस्किटर्स, थर्ड कौन है पता है। सो कॉस गामा इज इक्वल टू Z कंपोनेंट दैट इज √2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ P क्या होगा, निकाल ले भाई। मैग्नीट्यूड ऑफ P इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। 1 + 1 2, इसका स्क्वायर 2 √2 by 2 that is 1 by √2 cos gamma equal to 1 by √2. So what is gamma? It's 45 degree. Clear? हमने वेक्टर P का मैग्नीट्यूड निकाला है, √1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर इज 2। सो हो गया 2 एंड mod P cos gamma equal to Z component, so cos gamma equal to √2 by 2, 1 by √2, 45 डिग्री। सिंपल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर नहीं हो रहा है ना? हाँ हो भी रहा तो क्या कर लोगे, मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा। नहीं हाँ, तुम लोग तो इसमें मज़ा कहाँ आएगा। अब यहाँ मूवी चला दें कितना मज़ा आएगा। नहीं तो कोई टीवी सीरीज चला दें। वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस k if it forms angle beta with y axis, then find sine beta, then find sine beta 1 by √6 minus 1 by √6 5 by √6 none of these। गलती करता
3. It can be plus minus 5 by root 6. A, B, C, D, E. क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? वेक्टर A is 2i plus j minus k, and if it forms angle beta with y-axis, then find sin beta. पूरा लग रहा है अमेरिकन हो रहे हैं हमने, पूरा मजे आ रहे हैं, तो मजाक उड़ा रहा है ना। तुम लोग का मुझे जोकर बनना पड़ता है यार, ताकि तुम लोग बोर ना हो। कितना कुछ करना पड़ता है एंटरटेन करने के लिए। अभी तो हो सकता है कुछ अगले साल में भी डांस वगैरह करना पड़ेगा। अभी तो आप लोग इतना सही काम चला लेते हो। फिर क्लास में लाएंगे चीयर लीडर्स, चीयर गर्ल्स एंड चीयर बॉयज। हाँ, बस अब यही बचा हुआ है, पढ़ाई लिखाई नहीं होगा बस। तुम लोगों का तो एक्स्ट्रा करिकुलर में पढ़ाई आता है, मेन करिकुलर तो कुछ और है। हो गया? फंस गए। ओके, अच्छा, इफ इट फॉर्म्स एंगल बीटा विथ y एक्सिस, देन व्हाट इज cos बीटा? cos बीटा क्या होगा? y कंपोनेंट बाय मॉड a। हाँ या नहीं? cos बीटा विल बी इट्स y कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। अरे यार मत पूछना कैसे। अगर इसका वेक्टर y, अगर इस वेक्टर a का y एक्सिस से एंगल बीटा है, तो उसका y कंपोनेंट क्या होगा? a cos बीटा। तो cos बीटा ये हो गया। सो a y कितना है यहाँ पे? 1। मॉड ए कितना होगा? मॉड ए इक्वल टू, अब ये भी दिखाना पड़ेगा, √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, अरे √4 प्लस 1 प्लस 1। 4 लाइन की, चलो पर इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 4 प्लस 1 प्लस 1। 4 लाइन ड्रॉ किए, फिर 1 लाइन ड्रॉ किए, फिर 1 लाइन ड्रॉ किए, 1 2 3 4 5 6। वाह, पक्का? होपफुली अब तो क्लियर होगा। ठीक है, ये हो गया 1/√6। तो cos बीटा निकल गया 1/√6। क्वेश्चन में तो cos बीटा नहीं था, लोग ये मार दिए। cos बीटा था क्या? नहीं, sin बीटा। ये होता है b/h। तो b क्या होगा? अच्छा बताओ, निगेटिव हो सकता है क्या साइन? जो मैथ्स में भी पर भी रोटेनोमेट्री में यहाँ पे लोग गलती करें। कोई बोलेगा कि अगर cos बीटा 1/√6 है तो हम बोल लेंगे प्लस माइनस cos स्क्वायर बीटा। बट यहाँ पे बीटा दो वेक्टर के बीच का एंगल हमको लेना है 0 to 180, और उसमें साइन नेगेटिव नहीं होता है। तो अगर हमको y वेक्टर से इसका एंगल लें तो हमको 0 से 180 लेना है। अगर ये ऑप्शन होगा ना 0 से 180, वहाँ पे साइन नेगेटिव होता है क्या? नहीं। ठीक, पहले निकालो। p इक्वल टू √h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 6 minus 1 5। so sin beta is equal to 5/√6। माइनस में लेना है बिकॉज बीटा 180 से बड़ा हो नहीं सकता है। जब 180 से बड़ा नहीं है मतलब साइन निगेटिव नहीं होगा। आपको पता है 0 से 180 में साइन निगेटिव नहीं होते। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा गामा आर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड x, y, z axes respectively. Alpha, beta, gamma are angle between vector A and x axis, y, z axis respectively. Then find sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma. Option A 1, option B 2, option C 3, option D data insufficient. Question clear है? Let's assume vector A forms angle alpha with x-axis, angle beta with y-axis, and angle gamma with z-axis. Then you have to find sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma.
ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी डाटा एफिशिएंट। कौन होगा? फटाफट फटाफट करो, जल्दी 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 जल्दी। ओके, हम मिटा रहा हूँ। अच्छा, अभी मैं आपको क्या बताया था? मैं इसको ऑप्शन को मिटा रहा हूँ। मैंने आपको क्या बताया था? cos अल्फा इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट बाय मॉड ए, cos बीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट वेक्टर बाय मॉड ए, एंड cos गामा इज z कंपोनेंट बाय ऑफ वेक्टर बाय मॉड ए। ये आपको बताया था कि बताया था? cos अल्फा एक्स कंपोनेंट बाय मॉड ए से क्वेश्चन करते आ रहे हैं, cos बीटा दिस, cos गामा दिस। नाउ what will be cos square alpha? This divided by mod a square. What will be cos square beta? This by mod a square. Now what will be cos square gamma? सबने स्क्वायर कर दिया, मैं एक भी स्टेप्स नहीं छोड़ रहा हूँ, बस इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। cos स्क्वायर अल्फा मीन्स इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय मॉड ए स्क्वायर, cos स्क्वायर बीटा मीन्स दिस स्क्वायर ऑफ दिस, ए वाई स्क्वायर बाय मॉड ए स्क्वायर, cos स्क्वायर गामा स्क्वायर ऑफ दिस, ए जेड स्क्वायर बाय मॉड ए स्क्वायर। राइट? सो नाउ लेट्स ऐड 1, 2 and 3. So adding equation 1, 2 and 3. So we'll get cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to ax square by mod a square plus ay square by mod a square plus az square by mod a square। कोई दिक्कत? ओके, नाउ टेक एलसीएम मॉड ए स्क्वायर। मुझे दिख रहा है ना, हम मॉड ए स्क्वायर को एलसीएम ले लिए, तो ऊपर क्या बचेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब बताओ ये क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर होता है कि नहीं? ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही कि मॉड ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर का मॉड ए होता है। स्क्वायर कर देंगे तो मॉड ए स्क्वायर क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये होगा ना? तो इसको लिखिए मॉड ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर क्या हो गया? 1। बट ये नहीं है, हमने ये पूछा नहीं है, बट हमको क्या मिला? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज 1। कोई डाउट है? नहीं। आप देख सकते हो cos अल्फा आई कैप अगर लिखें प्लस cos बीटा जे कैप प्लस cos गामा के कैप, दैट विल बी यूनिट वेक्टर। मैं आपको दिखाता हूं, इसको छापो, फटाफट फटाफट छापो। छाप लिए? ओके, मिटा रहा हूं। सो हमको क्या मिला? आ रहा हूं क्वेश्चन पे। ये असाइनमेंट में क्वेश्चन था, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? 1। समझो, व्हाट वी गॉट? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1। अच्छा, आप ये समझो cos अल्फा क्या है? ए एक्स बाय मॉड ए, cos बीटा क्या है? ए वाई बाय मॉड ए, एंड cos गामा क्या है? ए जेड बाय मॉड ए। सो if I write a vector cos alpha I cap plus cos beta j cap plus cos gamma k cap, ये क्या होगा? ax by mod a I cap plus ay by mod a j cap plus az by mod a k cap। ये होगा ना?
cos alpha ax by mod a, cos beta ay by mod a, cos gamma az by mod a. If I write a vector cos alpha I cap plus cos beta j cap plus cos gamma k cap, cos alpha को दिया ax by mod a, cos beta ay by mod a, cos gamma को az by mod a, will be ax by mod a I cap plus ay by mod a j cap plus az by mod a k cap. ओके, अब बताओ अगर वेक्टर a है ये, इट्स x component I cap plus y component j cap plus z component k cap. So what will be unit vector parallel to पिछले क्लास में पढ़ाए थे, अगर हमको इसके पैरेलल लिखना है यूनिट वेक्टर क्या होगा, लास्ट क्लास में बताया हुआ है कि किसी वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर लिखना है, जस्ट डिवाइड दैट वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड. So you have to write unit vector parallel to ax I cap plus ay j cap plus az k cap. So it's simply a cap will be equal to vector a by mod a. असाइनमेंट में क्वेश्चन है, ये हो जाएगा. इसको mod a से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ax by mod a I cap plus ay by mod a j cap plus az by mod a k cap. सो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए, ये मतलब इसका मतलब ये वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर. इट मींस दिस इज यूनिट वेक्टर, सो इट्स मैग्नीट्यूड विल बी 1. मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट cos स्क्वायर अल्फा बाय cos स्क्वायर बीटा बाय cos स्क्वायर गामा, इट इज 1 आ रहा है. सो दिस इज यूनिट वेक्टर, यस और नो. यहां से भी दिख रहा है, यहां से भी दिख रहा है, सो इट्स यूनिट वेक्टर. पक्का. फिर से एक बार बताता हूँ, ये हमने लेके लाया cos अल्फा cos बीटा cos गामा लाके उसको हम प्रूव कर दिया होता है. फिर हम देख रहे हैं cos अल्फा ये था, cos बीटा ये था, cos गामा ये था. सो अगर हम वेक्टर ये लिखें तो वेक्टर a यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर a ये होगा. इसका मतलब, और ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है. इट मींस दिस इज यूनिट वेक्टर, दिस मैग्नीट्यूड इज 1. सो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा विल बी इक्वल टू 1. क्लियर? ओके, नेक्स्ट. अब अभी मेरा क्वेश्चन में आया, इसको मिटा रहा हूं, जल्दी नोट करो, फटाफट नोट करो. कर लिए? अब मैं मिटा रहा हूं. ओह, so what we got, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. अब cos square alpha is equal to 1 minus sin square alpha. Cos square beta is 1 minus sin square beta and cos square gamma is 1 minus sin square gamma. कोई दिक्कत? अरे आता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा 1 है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. इसको इधर ले जाओ, उसको उधर लेके चल जाओ. सो वी कैन फाइंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2. ये आंसर हो जाएगा. ये मेरा क्वेश्चन था कि ये फाइंड करना था, उसका आंसर क्या होगा, 2. क्लियर? ओके. सो यहाँ पे मेरा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का हम लोग पार्ट एंड करते हैं. फिर आप लोगों ने बोला है कि टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 8 एंड 10 डाउट है. जो लोग क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं ना, उनको मैं थप्पड़ मार दूंगा. क्वेश्चन नंबर 8 मैं क्लास में सेम क्वेश्चन करवाया हूँ, असाइनमेंट 2 में सेम क्वेश्चन दिया हूँ, फिर टेस्ट में दिया हूँ, और आप बोलो डाउट है. पिछले क्लास में इसलिए डाउट आता है क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन के लिए कि दो वेक्टर का सम मैग्नीट्यूड का सम 16 है और एक के परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ निकालना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था. आंसर 6 आता है. यार कितने क्वेश्चन करते हैं तो लोग आंसर ही आ जाएगा. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, आप लोग मल्टीपल टाइम टेस्ट अटेंड करते हो, तो प्रैक्टिस था मैंने अलाउ कर दिया. नेक्स्ट टेस्ट से 1 स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट अ टेस्ट
ओनली वंस। तो आपको ढंग से टेस्ट देना, ऐसा नहीं कि एक बार चलो मस्ती में गेम खेलते हैं फिर देते हैं, वो नहीं चलेगा, ठीक है। और असाइनमेंट जो क्वेश्चन नंबर 8 टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 10 था, गलती से ला गया, मैं पढ़ाया नहीं हूँ, आज मैं पढ़ाऊंगा, फिर आपको बन जाएगा, उसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसका डाउट खत्म हो गया टेस्ट का। टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 8 और 10 लोग बोले थे, 8 में करवा चुका हूँ क्लास में, 10 अभी करना नहीं है, मैं आज पढ़ाऊंगा। अब असाइनमेंट का मैं डाउट लेता हूँ। असाइनमेंट में जो मैं देखा, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में लोग डाउट भेज रहे हैं। असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 8 और 9, तो उसको मैं डिस्कस करता हूँ। असाइनमेंट में जो मुझे लग रहा है कि लोगों को डाउट है, एक तो था ये डायसन कोसाइन का, अब आप ट्राई करना, सारा बन जाएगा, बहुत आसान है। बहुत लोगों को डाउट था डायसन कोसाइन से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन उससे नहीं बना था फिर से ट्राई करना, सारा बन जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में क्या है, सिंपल है, कुछ नहीं है। बोले एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है, ए एंड बी उसका साइड से, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, तो ये भी ए होगा और ये भी बी होगा। फिर क्या बोला है, सी एंड डी आर डायगोनल्स, सी एंड डी आर डायगोनल्स, मानते हैं ये है सी और ये है डी, सी एंड डी आर डायगोनल्स। सो अब बताओ, मानते इसका कुछ नाम रख देते हैं, पी क्यू आर एस। इन ट्रायंगल पी एस आर, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ए प्लस बी इक्वल टू सी है कि नहीं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी है कि नहीं, और हमें माना है थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ध्यान रखना, ये थीटा है, ये थीटा हुआ क्या, नहीं, ये 180 में थीटा होगा। सो एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा है। सो देखो इस ट्रायंगल में ए के हेड पे बी का टेल है, ये टेल टू हेड है, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी, सो वी कैन राइट मॉड सी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अरे यही तो होता है, मॉड सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, मैंने वही तो माना है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। देखो ए का टेल है, बी का टेल है, जो एंगल होगा एंगल बिटवीन वेक्टर होगा। सो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो बी के है, सॉरी पी क्यू आर क्यों, उसको कोई फायदा नहीं होगा, ये ट्रायंगल देखना है। इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, देखो पी एस के हेड पे एस क्यू है और ये पी क्यू है, पी एस प्लस एस क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। देखो ना, एस एस गया फर्स्ट एंड लास्ट, पॉलीगॉन हम बताए थे। देखो यहाँ पे पी एस के हेड पे एस क्यू का टेल है, फिर टेल टू हेड है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये हमारा पी एस है, उसके हेड पे एस क्यू का टेल है, फिर टेल टू हेड है, मीन्स पी एस प्लस एस क्यू इक्वल टू पी क्यू। अब पी एस वेक्टर क्या है, ए, एस क्यू क्या है, डी, सो यू कैन राइट a plus d, vector a plus vector d is equal to pq, vector that is b. So what is vector d? Vector d is equal to b minus a. A plus d is equal to vector b, so vector d is equal to vector b minus vector a. कोई दिक्कत? So d equal to b minus a. Okay, अब बताओ, so इस दोनों वेक्टर का डिफरेंस है, तो अब डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, कोई थीटा इन बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। कोई दिक्कत? अरे यार, मॉड ऑफ बी प्लस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ba cos थीटा, और थीटा इन बिटवीन बी एंड ए है, एंड मॉड ऑफ बी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दोनों करवा चुके हैं क्लास में, फिर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये क्लास में कराया हुआ है। सो सी स्क्वायर निकल गया, डी स्क्वायर निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, व्हाट इज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर? अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या होगा,
बोलो, ये कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 9 में क्या है, इक्वेशन 1 माइनस 2 करो। क्वेश्चन नंबर 9, इक्वेशन 1 माइनस 2, 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या होगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सोना मत, मेरे साथ चल रहे हो ना, अरे मेरे साथ हो या नहीं, रास्ते समझ में आया ना। अरे सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर ये है, डी स्क्वायर मेरा तो पहले ही बन गया, मुझे पता है। तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर क्या होगा, दिस माइनस दिस, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, बचा क्या 4ab cos थीटा। सो व्हाट इज cos थीटा, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 4ab। यही तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है। सो 8 और 9 में कुछ था क्या, आप लोगों को थोड़ा सा कुछ नया मिलता है, बस सरेंडर, कुछ अकल नहीं लगाना है, कुछ भी नया नहीं करना है, ठीक है हम तो बता ही देंगे। अरे कुछ अपना भी अकल लगाया करो भाई, अपना अकल लगाओगे काम आएगा, इसको बचा के रखेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि अगर बुद्धि बचाएंगे बच्चे को अच्छे से पढ़ाएंगे, खुद तो पहले पढ़ लेते तो बच्चे को पढ़ाओगे। हो गया, छाप लिए, मिटा रहा हूं, मिटा रहा हूं, 3 2 1 गो। ओके, फिर नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ऐसे देखो, इसको अच्छे से हम लोग करते हैं, काइनेमेटिक्स जब पढ़ेंगे ना, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D वहाँ पे करवाएंगे आपको। नेक्स्ट चैप्टर वही है, मोशन ही। नेक्स्ट चैप्टर के बाद क्या पढ़ेंगे, मोशन, मोशन इन 1D, फिर मोशन इन 2D, जो आपके NCERT का 2 चैप्टर एक ही बार खत्म हो जाएगा। हम लोग चैप्टर कंप्लीट करते हैं, मोशन का बहुत लंबा चैप्टर है थोड़ा वो, बट मज़ेदार है। उसमें आप लोग बहुत कुछ 9th में पढ़े हो, बट मैं सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़ाऊँगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्सन मूविंग वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद 60 मीटर पर सेकंड। बहुत फास्ट चल रहा है भाई, इतना फास्ट तो रेन नहीं फॉल करता है, बट ठीक है दे दिया डाटा तो दे दिया, इतना फास्ट रेन फॉल करेगा क्या, ओके। अब उसको बोला अपने से कितना एंगल पे छाता रखे कि बचा पाए। सो बेसिकली देखो, इसको अच्छे से हम उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, बट हम कोशिश करते हैं समझाने का। एक कोई आदमी जो खड़ा है उसके लिए रेन वर्टिकली फॉल कर रहा है, लेकिन जब कोई चलेगा उसके लिए रेन वर्टिकली नहीं होगा, क्यों, देखो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये है वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई दिक्कत, VRG क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और VMG क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और आदमी इधर चल रहा है। सो VRG ये है, VMG ये है। क्वेश्चन दिया है उसको अपने आप को बचाना है तो कितना एंगल पे छाता रखना पड़ेगा, मतलब हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मतलब उसके लिए क्या है, वो तो चल रहा है ना, तो उसके लिए कितना एंगल पे रेन आएगा, मतलब VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। आदमी को जो दिखेगा उससे बचने के लिए उसको पीछे रखना पड़ेगा, समझो। मान लो मैं खड़ा हूं, मुझे दिख रहा है कि बारिश वर्टिकली आ रहा है डाउनवर्ड, बट जो चल रहा है उसके लिए कुछ एंगल पे आ रहा है, क्योंकि उसके लिए रेन क्या, सिंपल बोलते हैं भाई, ट्रेन चल रही है, हमारे लिए ट्रेन चल रही है, जो अंदर से ट्रेन रुकी हुई है, तो हर पर्सन के लिए, जो आदमी चल रहा है उसके लिए रेन जैसा आएगा उस उतना पे रखना अच्छा था बचने के लिए, उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगा, वो रेन को क्या परसीव करेगा। अगर उसके लिए रेन वर्टिकली डाउनवर्ड होगा तो छाता सीधा रखेगा, अगर उसके लिए रेन टेढ़ा आएगा उसको पछला टेढ़ा करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं उसके लिए रेन किधर चलेगा। सो अगर वेक्टर ट्रायंगल से हम लगाएं, आप भी बता सकते हो, हम लोग पढ़े हुए हैं VRM प्लस VMG
इज इक्वल टू वी आर जी। अरे वेक्टर में होता है आर एम प्लस एम जी इक्वल टू आर जी, फिफ्टी वेक्टर बस हम वी लगा दिए। वेक्टर ट्रायंगल में आर एम वेक्टर है, मान लिए आर एम वेक्टर है, ये एम जी वेक्टर है, तो ये आर जी होगा कि नहीं होगा? आर एम जी हाँ समझ लीजिए, आर एम प्लस एम जी इज इक्वल टू आर जी। आर एम के हेड पे एम जी का टेल है, टेल टू हेड है। सो वेक्टर ऐसे देखो पॉलीगन लॉ में एम एम कैंसल फर्स्ट एंड लास्ट, आर एम प्लस एम जी आर जी, दिल आए वेलोसिटी है, वेक्टर है। सो यहाँ से आएगा, इसको और अच्छे समझेंगे, मुझे पढ़ेंगे मोशन, सीधा परेशान है, समझिए अच्छी बात है, समझे तभी कोई दिक्कत नहीं। वी आर जी माइनस वी एम जी, वी आर एम इज इक्वल टू वी आर जी माइनस वी एम जी, ठीक है। वी आर एम इक्वल टू वी आर जी माइनस वी एम जी, ओके। मतलब हमको सब्ट्रैक्ट करना है। अब वेक्टर ट्रायंगल बनाते हैं, वी आर जी में इसका मतलब क्या होगा? वी आर जी प्लस ऑफ माइनस वी एम जी, वी आर एम इक्वल टू वी आर जी प्लस ऑफ माइनस ऑफ वी एम जी। तो वी आर जी में हमको माइनस वी एम जी को ऐड करना है, ओके। सो वी आर जी क्या है? वी आर जी मेरा ये वेक्टर है, इसमें हमको क्या ऐड करना है? माइनस ऑफ वी एम जी को। सो ये मेरा वी आर जी है। वर्टिकल डाउनवर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेंज फॉलोइंग वर्टिकल डाउनवर्ड मींस जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा है उसके लिए आ रहा है वर्टिकल डाउनवर्ड। सो ये हो गया वी आर जी। इसमें हमको माइनस वी एम जी ऐड करना है, वी एम जी उधर है, माइनस वी एम जी मेरी तरफ होगा, तो ये माइनस वी एम जी हो गया। ये क्या हो गया? माइनस वी एम जी। So we have to add minus VMG with VRG। अब ये वेक्टर में इसको ऐड किया गया, टेल टू हेड VRM बन गया वेक्टर ट्रायंगल। जब वेक्टर ट्रायंगल बन गया, ये कितना दिया हुआ है इसका मैग्नीट्यूड 20, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है 60, और हमको ये एंगल हॉरिजॉन्टल से पूछा है, हॉरिजॉन्टल एंगल पूछा है, फिगर में हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, अल्फा ये एंगल दिया हुआ है। अब बताओ इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है? tan alpha equal to p by b, so tan alpha is equal to 60 by 20 is equal to 3, so alpha is equal to tan inverse 3, यही तो पूछा है। so alpha equal to क्या होगा? tan inverse 3। पक्का? कोई डाउट नहीं? ओके नेक्स्ट। और कोई डाउट है असाइनमेंट में क्या? किसी को और कोई डाउट? एक 24 भी कुछ लोग भेजे थे, 24 W1 W2 थीटा पूछा है, ओके। देखो मिटा रहा हूँ, ये कितना नंबर था? असाइनमेंट का 12 नंबर था। नेक्स्ट 24। इसके अलावा किसी को और कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर हो रहा है मतलब आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, नोट्स पढ़ो फिर से, सारा फॉर्मूला पुटिंग है क्वेश्चन में। अगर आपको दिक्कत हो रहा है मतलब कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, और वेक्टर बहुत आसान टॉपिक्स में है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है, इसमें कंफ्यूजन के साथ बिल्कुल नहीं जीना है, एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर से अपने कॉन्सेप्ट में। सो 24 ये एंगल कुछ थीटा है, यहाँ कुछ W1 है, इसका वेट W का। सर फिर समझ बोल रहा है ये इसको बैलेंस कर ले रहा है, भाई नीचे में नहीं आ रहा है। ये W2 दिया हुआ है 2 kg, मान लो 2 न्यूटन सॉरी 3, और ये दिया हुआ है 5। फिर तो इसका वेट किधर लगेगा? इधर। ऐसे देखोगे तो वेक्टर फॉर्म में ये क्या होगा? 3 kgf है, इस पे फोर्स लगेगा नीचे अर्थ का 30 न्यूटन। ये इसको बैलेंस कर रहा है। इसको वही बोल दिया है, एक क्वेश्चन में तो आपको समझा ही दिया है कि इस कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा है। तो अगर ये वेक्टर है 50 न्यूटन, तो इसके अलोंग कंपोनेंट क्या होगा इसका? ये कितना एंगल है? 90 माइनस थीटा। समझो ये बहुया यूज में यूज होगा। अगर ये इसका वेट है इधर, तो इस फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन क्या होगा? 50 cos 90 माइनस थीटा। अरे हाँ नहीं,
क्वेश्चन में दिया हुआ है कंपोनेंट ऑफ W1 along the incline is balanced by W2, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये 50 है W1, इसका इसके लॉन्ग कंपोनेंट निकाल, तो इससे एंगल निकालिए, एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो इसके लॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा 50 cos 90 माइनस थीटा, ये होता है ना, इसका कंपोनेंट इधर होगा और इधर होगा, तो क्या होगा इससे एंगल 90 माइनस थीटा है, कंपोनेंट होगा 50 cos 90 माइनस थीटा। सो 50 cos 90 minus theta, it is balanced by this W2 30. So 50 sin theta is equal to 30. So sin theta is equal to 3/5. So theta is 37. मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है component of W2 along the incline is balanced by, so component of W1 along the incline is balanced by W2. So W1 किधर लगेगा, भटके जाएगा, अर्थ हमेशा नीचे की तरफ खींचता है, so रियल में W1 इधर लग रहा है। अब इसका मतलब क्वेश्चन में तो आपको ये निकालना है कि ये एक वेक्टर है, you have to find its component along this incline if this angle is theta. अगर ये थीटा है, ये वेक्टर की एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो इसका कंपोनेंट इधर ही आएगा ना, तो कितना आएगा, अगर ये 50 है तो ये 50 cos 90 माइनस थीटा मींस 50 sin थीटा। इधर इसका कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, उधर कंपोनेंट नेगेटिव होगा, कोई बोलेगा इधर निकाल, इधर कंपोनेंट पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव, अरे भाई इसका एक्यूट एंगल इधर ही है ना, इससे बनाया, इससे एंगल इसका बड़ा हो जाएगा 190 से, cos 90 से बड़ा है 180 छोटा तो नेगेटिव हो जाएगा, इधर कंपोनेंट क्या होगा पॉजिटिव 50 cos 90 माइनस थीटा। ऐसे जब ऐसे खींचेंगे तो नीचे ही आएगा ना, इधर कंपोनेंट पॉजिटिव होगा। अब इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, ये W2, इसको इक्वल कर दिए। ठीक है, असाइनमेंट में इतना ही डाउट था, अब कोई डाउट होना नहीं चाहिए। जो डायरेक्शन कोसाइन वाला था वो आप लोग फिर से खुद से ट्राई करो, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है सारा फॉर्मूला पुटिंग है, बहुत ही आसान आसान। ओके, सो अभी तक हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स थ्योरी पढ़ लिए, असाइनमेंट डिस्कस कर लिए, असाइनमेंट कर लिए, काफी क्वेश्चंस किए, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है प्रैक्टिस के लिए, अभी जितना क्वेश्चन किया है काफी है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए, हमने स्टार्ट किया था ऑपरेशन ऑफ वेक्टर विथ वेक्टर। हम पहले पढ़े थे ऑपरेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर, फिर पढ़े ऑपरेशन ऑफ वेक्टर विथ वेक्टर, जो वेक्टर को ऐड करना सीखे, उसको सब्ट्रैक्ट करना सीखे, फिर वेक्टर कंपोनेंट निकालना सीखे, फिर वेक्टर कंपोनेंट के सम के फॉर्म में हो तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना सीखे, वेक्टर को ऐड करना सीखे, बहुत कुछ ऑपरेशन किए। अब आया दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ये वेक्टर का लास्ट टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। क्या टॉपिक हमारा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। Now I am going to multiply two vectors. So, देखो there are two types of multiplication. इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। दूसरे को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट क्या है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, दूसरा क्या है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, इसको जब वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं बीच में देते हैं डॉट सिंबल, तो क्या डॉट प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, इसका प्रोडक्ट स्केलर आता है। इसके लिए हमने क्या देखा, क्यों डिफाइन किया, हम देखिए जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ क्वांटिटी हो जाता है वेक्टर, कुछ क्वांटिटी होता है स्केलर। मतलब इसका मतलब है कि आफ्टर मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर एज अ प्रोडक्ट वी कैन गेट बोथ वेक्टर एज वेल एज स्केलर। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट हो सकता है वेक्टर भी और स्केलर भी, दोनों पॉसिबल है। तो इसका नाम है इफ आफ्टर मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स वी गेट प्रोडक्ट स्केलर, इट कम्स अंडर डॉट प्रोडक्ट स्केलर। उसको हमने यहाँ पे सिंपल ही दे दिया। और जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें प्रोडक्ट क्या आता है वेक्टर, इसलिए उसको डिफाइन करेंगे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे जब प्रोडक्ट आए वेक्टर
विल कम अंडर क्रॉस प्रोडक्ट, और यहाँ इसलिए क्रॉस लगाया हुआ, अलग अलग सिंबल को समझना चाहिए ना। यहाँ पे डॉट दिखा रहे हैं, इसका मतलब दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर है, और हमने क्रॉस लगा दिया, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी वेक्टर सी, ए डॉट बी स्केलर सी। तो बस सिंपल, जब भी डॉट लगाया तो इसका मतलब प्रोडक्ट क्या होगा, स्केलर। एग्जांपल दो कि जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके स्केलर मिलता है, कोई एग्जांपल। वी आर मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर एंड प्रोडक्ट स्केलर। आप लोग 9th में पढ़े हो, वर्क डन होता है फोर्स, आप लोग एफ एस कॉस थीटा कुछ पढ़े होगे। वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। तो वर्क क्या है, स्केलर, फोर्स क्या है, वेक्टर, ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर। मीन्स हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्रोडक्ट क्या हो गया, स्केलर। सो वर्क इज एफ डॉट एस, सो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर। वर्क स्केलर है, फोर्स वेक्टर है, एस वेक्टर है, सो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, स्केलर। इसका एग्जांपल क्या होगा, आप लोग अभी नहीं ज़्यादा यूज किया हो, टॉर्क हम लोग पढ़ेंगे। टॉर्क सिंबल होता है टाउ, इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। सो यहाँ पे टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आर भी एक पोजीशन वेक्टर है, वो भी एक वेक्टर है। इसको भी आप लोग नहीं यूज किए, इसलिए समझ में नहीं आएगा, बस हम एग्जाम्पल लिखवा दिए। एग्जाम्पल आप मान लो कि यहाँ पे दो वेक्टर, बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे जहाँ पे इनफैक्ट क्लास 12 फिजिक्स में जितना फॉर्मूला मैक्सिमम है मैग्नेटिज्म में सारा क्रॉस प्रोडक्ट है। रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम आएगा, टॉर्क आएगा, ये सारा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। सो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके यहाँ वेक्टर मिल रहा है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके स्केलर मिल रहा है, इसको पहले छाप लो। सो कोई बच्चे पूछते हैं सर अलग अलग नाम क्यों दिए, अरे भाई जब देखिए प्रैक्टिकली कि हम जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमको वेक्टर भी मिल रहा है, स्केलर भी मिल रहा है, उसको तो अलग कैटेगरी में बांट दिया। जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट आया स्केलर, उसको बोल दिया स्केलर प्रोडक्ट। जब उसका प्रोडक्ट आया वेक्टर, उसको बोल दिया वेक्टर प्रोडक्ट। आपको सिंबल अलग देना चाहिए, इसको बोल दिया डॉट, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट होगा स्केलर, इसको बोल दिया क्रॉस, इस प्रोडक्ट विल बी वेक्टर। ठीक है, ओके, छाप क्लियर, जल्दी करो यार, 2 लाइन तो लिखना है। आगे बढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। सो हेडिंग दे दो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। देखो वेक्टर जो है ना, क्लास 12th मैथ्स का पूरा एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे बुक में या कई मॉडल वगैरह में, तो परेशान, जितना आपको हम पढ़ाएं वो मोर देन सफिशिएंट है। पूछने को आदमी पूरा क्लास 12th मैथ्स का क्वेश्चन कहीं डाल देगा, तो हमको फिजिक्स में जरूरत नहीं है, वो क्लास 12th मैथ्स में पढ़ाया जाता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल सब डाल दिया जाता है, पर उतना जरूरत हमारे पास, हमको रिक्वायरमेंट उतना नहीं है। कुछ कुछ हम करवा देंगे पर उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं परेशान होना, बिल्कुल नहीं। ओके, सिंपल, इसको लिख लो। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज अ स्केलर, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, इफ प्रोडक्ट ऑफ two vector quantities is a scalar, it comes under dot product or scalar product of vectors. If product of two vector quantities is a scalar, it comes under dot product or scalar product of vectors. ठीक है, ओके। अब हमने लिख दिया ए डॉट बी इक्वल टू सी। सो ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। क्या हुआ, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब बताओ ये कभी नेगेटिव हुआ क्या, मॉड ए नहीं, मॉड भी नेगेटिव हुआ क्या नहीं, कॉस थीटा, हमारा थीटा कहाँ से कहाँ है, थीटा यहाँ पे क्या है, चलो मॉड ए क्या है पहले करते हैं। मॉड ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। मॉड एज
magnitude of vector A. What is mod B? It is magnitude of vector B. And what is theta? It is angle between A and B. थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी. तो थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 0 to 180. और 0 to 180 मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट. तो कॉस तो फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकेंड में नेगेटिव है. मीन्स दिस ए डॉट बी विल बी ग्रेटर देन 0 इफ कॉस थीटा ग्रेटर देन 0. अरे हाँ या नहीं? क्योंकि ये निगेटिव नहीं हो सकता, ये नेगेटिव. इसका मतलब अगर ये निगेटिव नहीं है तो ए डॉट बी क्या होगा? निगेटिव नहीं होगा. इफ कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 मीन्स थीटा इज लेस देन 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो. मतलब अगर ए और बी के बीच का एंगल एक्यूट हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव. पक्का? मैं फिर से भागता हूं. अगर ए और बी के बीच का एंगल एक्यूट हो मीन्स थीटा इज लेस देन 90. इफ थीटा इज लेस देन 90 देन cos थीटा विल बी पॉजिटिव. अगर cos थीटा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ए डॉट बी क्या होगा? पॉजिटिव. कोई दिक्कत नहीं. ओके. अब अगर ए डॉट बी लेस देन 0, कब? जब cos थीटा नेगेटिव हो जाए. जब cos थीटा नेगेटिव हो जाए. कब होगा? जब थीटा 90 से बड़ा हो. 90 से बड़ा में तो होगा ही. मतलब जब ए और बी के बीच, जैसे ये केस क्या है? ये वाला ये केस है कि ए और बी के बीच एंगल एक्यूट है. इस केस में डॉट डॉट क्या हो गया? पॉजिटिव. ये कौन सा केस है? जब ए और बी के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस है. उस केस में अगर एंगल ऑब्ट्यूस है तो cos थीटा मोर देन 90 है, cos थीटा नेगेटिव हो गया, सो ए डॉट बी नेगेटिव हो गया. और अगर ए डॉट बी 0 है, अगर cos थीटा 0 हो मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90. मीन्स अगर ए और बी के बीच का एंगल 90 हो उस केस में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0. इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी नेगेटिव 0 एंड पॉजिटिव. यहां पे हम लिख सकते हैं इट सी में बी नेगेटिव 0 एंड पॉजिटिव. सी में बी नेगेटिव 0 एंड पॉजिटिव. पक्का? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी नेगेटिव इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज ऑब्ट्यूस. Angle between vector is obtuse. Dot product of two vector is positive if angle between vector is acute, and it will be 0 if vectors are perpendicular. मतलब अगर दो वेक्टर perpendicular है then their dot product must be 0. लिख लो. इसको छापो, फटाफट छापो. फटाफट. जल्दी करो, कंप्लीट करना है आज. जल्दी करो, फटाफट करो. ओके. मिटा रहा हूं. आप लिख लो. If two vectors are perpendicular, their dot product must be 0. If two vectors are perpendicular, their dot product must be 0. सिंपल है. अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है मीन्स उसके बीच का एंगल हो गया 90, cos 90 0 होगा, तो ए डॉट बी ए बी cos 90 0 होगा. सो इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी 0. नाउ इफ आई गिव अ स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना. इफ
dot product of two vectors is 0, then they must be perpendicular. Then they must be perpendicular. True or false? एक्सपेरिमेंट क्या है? If dot product of two vectors is 0, then they must be perpendicular. True or false? फटाफट करो. True or false? देखते हैं. हमें बोला डॉट प्रोडक्ट 0 है. इसका मतलब क्या है? A dot B equal to 0. It means mod A mod B cos theta 0. अब ये 0 कब होगा? आइदर mod A 0 हो जाए, या mod B 0 हो जाए, या cos theta 0 हो जाए. ये तीनों पॉसिबल है. सिर्फ इस पॉसिबिलिटी में थीटा 90 है, बट ये भी तो पॉसिबल है. अरे हाँ नहीं, तो जरूरी कि हमेशा थीटा 90 हो. अगर थीटा 90 नहीं हो तब भी अगर ये 0 हो जाएगा तो डॉट भी 0 हो जाएगा. ट्रू या फॉल्स है? फॉल्स है. ट्रू या फॉल्स? फॉल्स. बिकॉज अभी मैंने देखा कि अगर ये 0 नहीं भी हो और थीटा 90 हो तो ए डॉट भी क्या हो जाएगा? सॉरी, अगर थीटा 90 नहीं भी हो और मॉड में कोई 0 हो जाए, ए डॉट भी क्या हो जाएगा? 0. सो ए डॉट बी 0 होने के लिए थीटा 90 जरूरी नहीं है, बट अगर थीटा 90 हो ए डॉट बी मस्ट बी 0. ए डॉट बी, इफ ए डॉट बी 0 देन आइदर मॉड ए 0, मॉड बी 0 और थीटा 90 तीनों पॉसिबिलिटी है. तो जरूरी है कि थीटा मस्ट बी 90 हो. पक्का. एक और क्वेश्चन दे देता हूँ इसी टाइप में, इसको मिटा रहा हूँ. क्वेश्चन है, if a dot b is equal to 0, then a angle between a and b must be 90. b angle between a and b may be 90 degree. C angle between A and B may be 60 degree. Option D. Both B and C. Option E. All of the above are correct. क्वेश्चन क्लियर है? A dot B is equal to 0 मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0. देन लिखा हुआ है देन मीन्स कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए एंगल बिटवीन ए एंड बी मस्ट बी 90. एंगल बिटवीन ए एंड बी मस्ट बी 90. दिस इज ऑप्शन ए. ऑप्शन बी एंगल बिटवीन ए एंड बी मे बी 90 डिग्री. ऑप्शन सी एंगल बिटवीन ए एंड बी मे बी 60 डिग्री. ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी आर करेक्ट. ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. कौन सही है? कौन सही है? ऑप्शन ए एंगल बिटवीन ए एंड बी मस्ट बी 90. ऑप्शन बी एंगल बिटवीन ए एंड बी मे बी 90. ऑप्शन सी एंगल बिटवीन ए एंड बी मे बी 60. ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी आर करेक्ट. ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. फटाफट फटाफट कौन सही है? आसान था. अभी करवाए ना? अभी बताए हैं कि अगर a डॉट बी 0 है, a डॉट बी इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज मॉड a मॉड b cos थीटा इज इक्वल टू 0. सो इसमें ये भी 0 पॉसिबल है, ये भी 0 पॉसिबल है, ये भी 0 पॉसिबल है. तो मस्ट तो गया. अभी बताया स्टूडेंट ने गलत करवाए थे, बट ये 0 हो सकता है ना. तो अगर ये 0 हुआ तो थीटा 90 हो गया. अगर इस दोनों से कोई 0 हुआ तो कोष्टक कुछ हो सकता है. अगर मॉड ए या मॉड बी 0 हो जाए, मान ली मॉड ए 0 है तो कोष्टक कुछ हो सकता है. अगर कोष्टक कुछ भी मतलब थीटा हो सकता है 60 भी. तो बी एंड सी बोथ आर करेक्ट. आंसर क्या हो जाएगा? डी.
आंसर क्या होगा डी। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इफ ए डॉट बी जीरो इट मीन्स मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा जीरो। और अभी मैं एक्सप्लेन किया था अगर ये जीरो है सो आइदर मॉड ए जीरो मॉड बी जीरो और कॉस थीटा जीरो। अगर कॉस्ट मतलब तीनों पॉसिबिलिटी है, जो नहीं हमेशा कॉस्ट थीटा जीरो ही होगा, तो इसलिए ऑप्शन एक कट गया। अभी बताए थे पिछले क्वेश्चन में, तो मस्त तो कट गया। बट कॉस थीटा मे बी जीरो, कॉस थीटा मे बी जीरो इट इम्प्लाइज थीटा मे बी 90, सो बी तो सही है। बट अगर मॉड ए या मॉड बी में से कोई एक जीरो हो जाए, इन दैट केस कॉस थीटा मे टेक एनी वैल्यू। अगर मॉड ए जीरो है और कॉस थीटा 1/2 है, तब भी तो ए डॉट बी जीरो ही होगा भाई, क्योंकि यही जीरो हो गया। तो उसका इसमें थीटा मे बी 60, तो आंसर बी ए बी सी दोनों हो गया। क्लियर। अगर इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा चेंज करते हैं बस, ऑप्शन सारा सेम है। क्वेश्चन में दे दिया ए एंड बी आर टू नॉन नल वेक्टर। ऊपर दे दिया ए एंड बी आर टू नॉन नल वेक्टर्स। इफ ए डॉट बी जीरो, अब क्या होगा आंसर। हमने थोड़ा सा बस चेंज कर दिया, हमने बोल दिया ए एंड बी आर टू नॉन नल वेक्टर्स। सारा ऑप्शन सेम है, A and B are two non-null vectors and A dot B is 0, then which of the following is correct? बिल्कुल सेम क्वेश्चन, जल्दी कर। हो गया, ओके सही है। अब हमने जब नॉन नल वेक्टर बोल दिया एक्सक्यूज मी, अच्छा चलो A dot B 0 है, A dot B 0 इट मीन्स मॉड A मॉड B कॉस थीटा जीरो, ये तो हो गया। और अब बोल दिया कि ये नॉन नल वेक्टर, नल वेक्टर नहीं है। हमने कंडीशन दे दिया कि ए एंड बी नल वेक्टर नहीं है, इसका मतलब ये जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है। तो अगर ये जीरो है, अगर ये दो जीरो नहीं, इसका मतलब दिस मस्ट बी जीरो। अगर कॉस थीटा जीरो है मीन्स थीटा मस्ट बी 90। तो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करने से आंसर चेंज हो जाएगा। अगर हमने ऐड कर दिया a and b are two नॉन जीरो वेक्टर्स, इट मींस मॉड a and मॉड b कांट बी जीरो। सो अगर प्रोडक्ट जीरो है तो cos थीटा को जीरो होना पड़ेगा, अगर cos थीटा जीरो में थीटा इक्वल टू 90। ओके ठीक है, नेक्स्ट। फिर हमने क्या देखा कि अगर a और b के बीच का एंगल एक्यूट है डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। अगर ए और बी के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस है डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। अगर ए और बी के बीच का एंगल राइट एंगल है डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। एंड डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर्स कैन बी नेगेटिव जीरो एंड पॉजिटिव। आप लोग बाद में पढ़ोगे वर्क कैन बी नेगेटिव, वर्क कैन बी पॉजिटिव, वर्क में भी जीरो। ठीक है, ओके। अभी क्वेश्चन करते हैं सिंपल फॉर्मूला पुटिंग पे। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस एंगल इज 60। बिल्कुल फॉर्मूला पुटिंग, मॉड ए इज 6 यूनिट्स, मॉड बी इज 4 यूनिट, ए डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी -12, ऑप्शन डी -24। फटाफट फटाफट। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 6 यूनिट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज 4 यूनिट। आपको एंगल दोनों दिया हुआ है वहां पे 60 डिग्री। सो यू हैव टू फाइंड ए डॉट बी। फटाफट, ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी -12, ऑप्शन डी -24। हो गया, सिंपल है, बट लोगों ने गलती किया है। पहले तो ए और बी के बीच कितनी बार भावों का यही डाटा कर रहा हूं। ए और बी के बीच एंगल 60 है 120 है। यहाँ पे बी का टेल है, बी का हेड है और ए का टेल है। यार जब भी दो वेक्टर बीच एंगल निकालना होता है, मैं इतना क्वेश्चन करवा चुका हूँ, दोनों का टेल या दोनों का हेड हो। यहाँ पे एक का हेड दूसरे का टेल है, तो यहाँ पे एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या लेंगे? 60 या 120? 120। ठीक है, 120 नॉट 160। अब तो सिंपल है, यहीं पे गलती करने का स्कोप था। मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, सो मॉड ए 6, मॉड बी 4, cos theta 120. So 6 into 4 cos 120 minus half, it's a -12. See. Clear? Okay. Next. डालो इसको।
होपफुली अब सब किसी को ऐप में रजिस्ट्रेशन लॉगिन में दिक्कत नहीं है, सब लोग कंफर्टेबल, क्योंकि हम लोग जस्ट अब मेगा टेस्ट अनाउंस करने वाले हैं जो कि आपका ऑनलाइन टेस्ट ही होगा। मैं सब कुछ नेक्स्ट वीक में बहुत कुछ होने वाला है। नेक्स्ट वीक में आपको क्लास का हो सकता है कि हम लोग सब कुछ ऐप से लिंक कर देंगे, क्लास को भी ऐप से लिंक कर देंगे। मीन्स जो ऐप में रजिस्टर्ड है वही क्लास कर पाएंगे, असाइनमेंट भी सारा ऐप पे सबमिट करवाएंगे, सब कुछ मतलब चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक हो जाएंगी। जस्ट गिव मी 1 वीक टाइम, जितना डिस्कशन क्वेश्चन डाउट सब कुछ हम ऐप में जाएंगे। व्हाट्सएप पर लफड़ा मुझे हटाना है, हमको सब कुछ ऐप में शिफ्ट कर देना है। क्या क्लास का लिंक है वो सबसे लफड़ा हमको हटाना है, और तुरंत होने वाला है वो। ऑलमोस्ट काम हो चुका है, टेस्टिंग फेज में है। ओके, अच्छा ये बताओ i.i क्या होगा फटाफट। i.i तो दो वेक्टर है i.i, क्या होगा mod i और i में कितना एंगल होगा cos 0। अरे i और i दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ही है ना, तो a डॉट भी क्या होता है mod b, और i और i में कितना एंगल होगा 0 डिग्री, तो cos 0। तो mod i कितना हो जाएगा 1 × 1 cos 0 1, i.i क्या हो गया 1। अच्छा माइनस i.i क्या होगा सिंपल, जब ये 1 है जाएगा -1, हाँ नहीं। ओके, तो i.j क्या होगा फटाफट 1 -1 0 none, जल्दी कर i.j 1 -1 0 none, गुड। i.j क्या हो जाएगा mod j, i और j में कितना एंगल होगा, अरे i x है और j y है, ये i है और ये j है, कितना एंगल है 90, so cos 90, 1 × 1 cos 90 0 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0। व्हाट इज j.j फटाफट 1, अरे mod 1 cos 0, व्हाट इज k.k 1, ठीक है। अब मैं समराइज करता हूँ, देखो पहले छाप लो, चलो मैं समराइज तो कर ही रहा हूँ। आसान है, बहुत आसान है, मजेदार है। i.i 1 j.j 1, बट पता है कि मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपका भी बैच सही में बहुत अच्छे से सीरियसली पढ़ाई कर रहा है, थम्स अप फॉर दैट। देखो डांटता हूँ इसलिए कि आप लोग और पढ़ो, बट इफ़ आई कंपेयर अदर बैचेज, आपका बैच सबसे ज़्यादा एक्टिव हमको दिखता है। आप लोग टाइम पे असाइनमेंट करते हो, डाउट पूछते हो मतलब आप लोग काम कर रहे हो। टेस्ट भी मैंने पब्लिश किया, आप लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने दे दिया, इट्स अ गुड थिंग। तो अभी आप लोग को है इंथुजियाज्म है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसी को 2 साल कंटिन्यू करो। एक बात मान लो, अगर जिस तरह से आप हार्डवर्क करोगे ना, हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको अपने दिमाग से कोई निकाल देना कि हम तेज़ नहीं है और मेरा दिमाग कम है, हम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, निकाल दो। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हार्डवर्क करके आप कुछ भी कर सकते हो। और आपने 2 साल अच्छे से हार्डवर्क कर लिया ना, कंपटीशन निकलना ही निकलना। अभी आप लोग ठीक कर रहे हो, मैक्सिमम लोग सही टाइम पे आप लोग होमवर्क करते हो, क्लास भी अटेंड करो। मैक्सिमम लोग देखते हैं पूरे क्लास में अटेंड करते हैं, अटेंटिव रहते हैं, डाउट भी पूछते हैं। फिर मैं देख रहा हूँ आप लोग टेस्ट भी दे दिए, इट्स अ गुड थिंग। सारे जितने एक्टिव नहीं है और नहीं होते थे, तो अच्छी बात है। आपको बस यही चीज़ बिल्डअप रख करके इसको कंटिन्यू रखना है, अपना इंथुजियाज्म लूज नहीं करना है। जहाँ भी आपको लगता है, देखो दिक्कत क्या होता है ना, कहाँ से इंटरेस्ट खत्म होता है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा, आप परेशान हो गए, और जब परेशान हो गए तो आपका इंटरेस्ट लूज होता है। उसके लिए भाई हम है ना, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा, क्लास में रोको। कोई क्वेश्चन आसान और टफ नहीं होता है, कोई डाउट छोटा नहीं होता है। शर्माना क्या है, इस क्लास में सबसे ज़्यादा बेशर्म मैं हूँ। क्यों शर्मा रहे हो, किसी को इम्प्रेस करने क्या? नहीं ना, फिर पूछो डाउट। अपने पास अगर डाउट रखोगे तो दिक्कत हो जाएगा, फिर आप डाउट बिल्डअप होते रहेगा, आप इंटरेस्ट लूज कर जाओगे। तो अपना डाउट आपको जब होता है उसमें क्लियर करके आगे बढ़ते जाना है, आपको मजा आएगा पढ़ने में। और फिर बहुत इंटरेस्टिंग है इस मैथ्स में, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फिजिक्स ही है। इसमें याद थोड़ा कम करना पड़ता है, समझ ज़्यादा होता है, क्वेश्चन करोगे मजा आएगा। ठीक है, सो कंटिन्यू, थम्स अप। तो i.i क्या होगा, j mod i cos 0 1। j.j क्या होगा, mod j cos 0, बिकॉज j और j में एंगल कितना होता है 0 डिग्री।
तो मॉड जे cos 0 1। व्हाट इज k डॉट के? k डॉट के 1 अभी किए। व्हाट इज i डॉट 0? i और जे परपेंडिकुलर है 0 होगा। व्हाट इज j डॉट के? d टू परपेंडिकुलर, और अभी हम पढ़े हैं इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर डॉट आउट 0 बिकॉज cos 90 0। i डॉट के 0, मतलब सेम से डॉट करो तो 1 होता है, किसी दूसरे से करो तो 0 दिख रहा है, राइट? ओके, अब हमारे पास दो वेक्टर है a और b। a ये दिया हुआ है और b ये दिया हुआ है। वेक्टर a is a1 i cap plus b1 j cap plus c1 k cap, and vector b is a2 i cap plus b2 j cap plus c2 k cap. So what will be a dot b? हम क्या करते हैं, डॉट पुट करते हैं a1 i cap plus b1 j cap plus c1 k cap डॉट a2 i cap plus b2 j cap plus c2 k cap। अब हम जस्ट वन बार मल्टीप्लाई करते हैं। a1 i कैप को पहले सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान देना, मेरे साथ रहना। हम क्या करें, a1 i कैप को जब a2 i कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a1 i कैप डॉट a2 i कैप, a1 a2 एंड i डॉट i1। समझे नहीं? हम इसको इससे मल्टीप्लाई किए, a1 i कैप को a2 i कैप से, हम होता है ना इसको ओपन कर रहे हैं, इसको पहले तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b1 j कैप को करेंगे, फिर c1 k कैप को करेंगे। हम पहले a1 i कैप को इस तीनों से मल्टीप्लाई करें, a1 i कैप डॉट a2 i कैप, क्या हो, a1 इंटू a2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, i डॉट i1, so a1 a2 प्लस, अब a1 i कैप को b2 j कैप से करेंगे, so a1 b2 और i डॉट j क्या हो जाएगा, 0। फिर a1 i कैप को c2 k कैप से करेंगे, a1 c2 i डॉट के क्या हो जाएगा, 0। क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले हमने a1 i कैप को a2 i कैप से किया, इसको इससे किया, सो a1 i कैप डॉट a2 i कैप, a1 a2 i डॉट i1 होता है। फिर a1 i कैप को b2 j कैप से कर रहे हैं, सो a1 b2 i डॉट j 0 होता है। फिर a1 i कैप को c2 के कैप से कर रहे हैं, तो a1 c2 i डॉट के 0 होता है। ठीक है, तो हमने इसको तीनों से कर दिया। अब b1 j कैप को तीनों से कर रहे हैं, b1 j कैप डॉट a2 i कैप, b1 a2 j डॉट i 0 होता है इसलिए 0। क्लियर? b1 j कैप डॉट a2 i कैप, b1 a2 j डॉट i 0 प्लस, अब b1 j कैप डॉट b2 j कैप, b1 b2 j डॉट j 1, b1 j कैप डॉट b2 j कैप, b1 b2 j डॉट j 1। फिर b1 j कैप को c2 के कैप से करेंगे, तो b1 c2 j डॉट के 0। पक्का? b1 j कैप c2 के कैप, तो क्या हो जाएगा, b1 c2 j डॉट के 0 प्लस, अब c1 के कैप को a2 i कैप से करेंगे, c1 a2 k डॉट i 0। फिर c1 के कैप को b2 j कैप से करेंगे, c1 के कैप को b2 j कैप से, क्या होगा, c1 b2 k डॉट j 0। अब c1 k कैप को c2 k कैप से, क्या होगा, c1 c2 k डॉट k 1। पक्का सिंपल है भाई, सबको इसको इससे कर दिया, सिर्फ a1 a2 आया और सब तो 0 हो गया। फिर b1 j कैप को सबसे किया, तो इस j डॉट i 0 j डॉट j 1 हुआ, b1 b2 आ गया, फिर j डॉट k 0 हुआ, 0 हो गया। फिर c1 k कैप को इससे कर रहे हैं, तो c1 a2 k डॉट i 0 हो गया, ये पे कोई दिक्कत। फिर c1 k को इससे किए तो 0 हो गया, c1 c2 हो गया। पक्का? ओके, तो क्या बचा हमारे पास, सर इतना बार बार नहीं करना है, सिंपल रिजल्ट देख लेना है। क्या है, हमने आई वाले को आई से कर दिया, जे वाले को जे से कर दिया, के वाले को के से कर दिया, बस, और सब 0 हो गया। तो सिंपली अगर वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, तो ए डॉट बी क्या हो गया, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। सो अगर आपको दो वेक्टर ए और बी दिया हुआ है, आपको ए डॉट बी निकालना है, तो बस
आई वाले एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो, वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट से, जेड कंपोनेंट को जेड कंपोनेंट से, सबको ऐड कर दिए। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। सिंपल निकल गया फॉर्मूला। फटाफट छाप लो इसको, जल्दी करो जल्दी करो, लेट हो रहा है। हो गया, ओके। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, आसान आसान। वेक्टर ए इज 2i प्लस जे माइनस के। वेक्टर बी इज i माइनस जे प्लस के। फाइंड ए डॉट बी। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फटाफट फटाफट, हो गया। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सिंपल। क्या बोले, ए डॉट बी में क्या करना है, एक्स कंपोनेंट को एक्स मल्टीप्लाई के 2 इंटू 1 2 प्लस वाई कंपोनेंट यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1 प्लस जेड कंपोनेंट -1 और यहाँ पे 1। सो 2 -1 -1 0 आंसर होगा। क्लियर। अरे भाई यहाँ A1 2 है, A2 1 है, तो A1 A2 B1 1 है, B2 -1 है, 1 इंटू -1, C1 -1 है, C2 1 है, -1 इंटू 1। क्लियर है। नेक्स्ट, वेक्टर A I माइनस के, वेक्टर B 2i प्लस j। फाइंड A डॉट B। ऑप्शन A 1, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C -1, ऑप्शन D नन ऑफ दिस। फटाफट फटाफट। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। हो गया, आसान है। देखो हमको निकालना ए डॉट बी। आई वाले को आई से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 इंटू 2 2। यहाँ पे जे में 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ कुछ जे में है ही नहीं भाई, यहाँ कुछ वाई कंपोनेंट है ही नहीं, तो 1 इंटू 0 0। यहाँ के में -1 है, यहाँ पे के में 0 है, तो 0 गलती नहीं करना है, क्या हो जाएगा 2। तो आंसर क्या होगा 2। आपको ध्यान रखना है, आंखें खोल के करना है भाई। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या बोला, एक्स कंपोनेंट वाले को एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो, वाई कंपोनेंट को वाई से और जेड को जेड से करके ऐड कर दो। इसका एक्स कंपोनेंट क्या है 1, इसका कंपोनेंट 2 है, 1 इंटू 2 2। इसका वाई कंपोनेंट 0 है, इसका 1 है, तो 0 इंटू 1 0। इसका जेड कंपोनेंट -1 है, बट इसका 0 है, तो -1 इंटू 0 0। 2 प्लस 0 प्लस 0 क्या बचा 2। तो आंसर क्या हो गया 2। ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। वेक्टर ए इक्वल टू 6i प्लस 2j माइनस के एंड वेक्टर बी इज 2i माइनस j प्लस के। इफ थीटा इज एंगल बिटवीन a and b, then cos theta equal to what? Three by root 41, 3 by root 205, 9 by root 41, 9 by root 205, none of this। none of this। फटाफट फटाफट।
वेक्टर A 6i plus 2j minus k, वेक्टर B is 2i minus j plus k. If theta is between A and B, then cos theta equal to what? ओके देखो अब मैं कर रहा हूँ। अब हम सबसे बता रहे हैं, ये क्वेश्चन दे दिया कि कैसे दो वेक्टर के बीच एंगल निकालेंगे। इसे ऐसा एक क्वेश्चन था टेस्ट 1 क्वेश्चन नंबर 10। देखो इफ मैं ऑप्शन बिठा रहा हूँ, अगर हमको पता है A डॉट बी क्या होता है, A डॉट बी इज mod A mod B cos theta, so you can write cos theta is equal to A dot B divided by mod A mod B. इसके दिस इज मेथड टू यूज फाइंड आउट टू वेक्टर। बहुत आसान होता है। अगर आपको दो वेक्टर दिया हुआ है आई जे और के फॉर्म में और आपको उसके बीच का एंगल निकालना है, ऑलवेज यूज डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, फाइंड व्हाट यू हैव बीन गिवन टू वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ आई जे एंड के। सो यू नो ए डॉट बी हो गया मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ए मॉड बी। अब यहाँ से ए डॉट बी करो, ए डॉट बी क्या होगा निकालो, व्हाट इज ए डॉट बी, ए डॉट बी हमने x वाले को x से मल्टीप्लाई किया 6 इंटू 2 12 प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 9। क्लियर, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 इंटू 2 12 प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 12 माइनस 2 माइनस 1 12 माइनस 3 9। सो ए डॉट बी क्या हो गया 9। व्हाट इज मॉड ए, मॉड ए क्या होगा अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 36 प्लस 4 प्लस 1 अंडर रूट 41। कोई दिक्कत हो गया मॉड है। व्हाट इज मॉड बी, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 6। अरे हाँ या नहीं, अंडर रूट 6। कोई दिक्कत, मॉड ए अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 36 प्लस 4 प्लस 1 रूट 41। मॉड में रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 6। सो व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा इज ए डॉट पी 9 बाय अंडर रूट 41 इंटू अंडर रूट 6 9 बाय अंडर रूट 246। So answer was none of these. So ये आपको नोट कर लेना है, दिस इज मेथड टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। जब भी दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना है यूज डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ए बाय मॉड बी। कोई दिक्कत नहीं, पक्का मिटाएं, मिटा रहे लिख लियो ना, जल्दी करो यार, कितना टाइम लगता है तुम लोगों को। नेक्स्ट 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 ओके, क्वेश्चन क्या है, वेक्टर A इक्वल टू 2i प्लस j माइनस k, वेक्टर B इज 3i माइनस j प्लस एक्स के। इफ A and B are perpendicular, x इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन क्लियर है, वेक्टर A क्या है 2i प्लस j माइनस k एंड वेक्टर B इज 3i माइनस j प्लस एक्स के। ए और बी के बीच एंगल 90 डिग्री है, एक्स का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन है वेक्टर A is 2i plus j minus k, वेक्टर B is 3i minus j plus x k. If A and B are perpendicular, then find the value of x. Option A -5, option B 5,
ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। जल्दी कीजिए। ओके, बहुत आसान है। अगर दो फैक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब उसके बीच का एंगल क्या है 90। इफ दे आर परपेंडिकुलर ए डॉट बी मस्ट बी जीरो। अभी हम लिखवाए भी थे यार, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू जीरो बिकॉज cos 90 क्या होता है जीरो। ए डॉट बी होता है मॉड बी cos थीटा, थीटा 90 cos 90 जीरो, so ए डॉट बी जीरो। सो ए डॉट बी निकाल लेते हैं। ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस 2 इंटू 3 6 प्लस 1 इंटू माइनस 1 प्लस -1 इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। देखो 2 इंटू 3 6 प्लस -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू एक्स, सो 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स इज इक्वल टू 5। पक्का? ओके, नेक्स्ट। ओके, चलो वेक्टर ए दिया हुआ है 2i प्लस जे एंड वेक्टर बी इज i माइनस जे प्लस के। क्वेश्चन है फाइंड component of vector A along B. Find component of vector A along B. Component of vector A along B. Option A 1. Option B 1 by root 5. Option C 1 by root 3. Option D 1 by root 15. Option E none of these. जल्दी करो। क्वेश्चन क्या है? वेक्टर A is 2i plus j, वेक्टर B is i minus j plus k. Then question is you have to find component of vector A along B. Component of vector A along B. Option A 1, option B 1 by root 5, option C 1 by root 3, option D 1 by root 15, option E none of these. Option E none of these. हो गया? देखो, अच्छा कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी क्या होगा? आपको हम बताए हैं, लिखवाए थे। If you have to find component of A along B, it will be mod A cos theta, where theta is angle between A and B. ये लिखवा चुके हैं आपको, कंपोनेंट पढ़ा चुके हैं। अगर मानते हैं वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, A और B के बीच एंगल थीटा है, कंपोनेंट ऑफ A along B क्या होता है? आपको हम बहुत बार बता चुके हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में, कंपोनेंट ऑफ A along B will be equal to mod A cos theta, where theta is angle between A and B. तो हमको एक कंपोनेंट निकालना है B के अलॉन्ग, क्या देगा? mod A cos theta. ओके, अभी कैसे निकालेंगे? cos theta भी निकालना सिखाएं। cos theta क्या होगा? A डॉट B डिवाइडेड बाय mod A mod B, है नहीं? cos theta क्या होगा? A डॉट B डिवाइडेड बाय mod A mod B. ओके, सो component of A along B क्या हो गया? mod A cos theta. So mod A cos theta means mod A into A dot B divided by mod A mod B. देखो वैल्यू निकालना बहुत आसान है। फॉर ए mod A मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है? √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √5। फॉर ए डॉट बी 2 इंटू 1 2 माइनस 1 हम मत पूछने कैसे है, बहुत बार करवा चुके हैं। फॉर इज mod A √5, फॉर इज mod B √3। ये कट गया, आंसर हो गया 1 by √3। अब मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, एक समझ में आया ना? ये सिंपल था कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along B इज mod A cos theta। कंपोनेंट B along A क्या होगा? mod B cos theta। और भैया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B along A क्या होगा? mod B cos theta। जिसका कंपोनेंट निकालना है उसका मैग्नीट्यूड इनटू cos theta आपको हम बार बार बता चुके हैं, बार बार लिखा चुके हैं।
सो हमको एक कंपोनेंट निकालना है बी के अलोंग, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी मॉड ए कॉस्टा, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए मॉड बी कॉस्टा, मॉड ए कॉस्टा निकालना है, कॉस्टा यहाँ से आ गया, सो मॉड ए इंटू कॉस थीटा, बस वैल्यू पुट कर दिए। मॉड ए कितना है √5, ए डॉट बी 2 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस प्लस 1 इंटू माइनस 1 2 माइनस 1 1 by mod a √5 mod b √3 √5 cancel, it is 1 by √3, so component of a along b is 1 by √3। अब इसको थोड़ा और हमको कुछ दिखाना है। अगर हम लिखें कंपोनेंट ऑफ a along b it is mod a cos थीटा, नहीं? ओके, सो मैं लिखूं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along वेक्टर b is equal to mod a cos theta, that equal to mod a cos theta is mod a vector a into vector b divided by mod a mod b, mod a cancel, it is a dot b by mod b, it is a dot b cap, ये आपको बहुत जगह बुक में मिलता है। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी क्या हो गया, ए डॉट बी कैप, बिकॉज ये क्या है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए, ये बी कैप है या नहीं, वेक्टर बी बाय मॉड बी इज बी कैप, जैसे यूनिट वेक्टर पैरेलल टू बी। सिमिलरली इफ यू हैव टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, अब आप खुद से कर सकते हो ना, वी हैव टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b along a, निकालें कंपोनेंट वेक्टर b along a, क्या हो जाएगा mod b cos थीटा, mod b cos थीटा क्या होगा a डॉट b डिवाइड बाय mod a mod b कैंसल, b डॉट वेक्टर a बाय mod a इज b डॉट a कैप, this is unit vector parallel to A. Hopefully it's clear. So component of A along B is A dot B cap, B का कुछ आपको ऑप्शन सब मिलता है, इसलिए मैं आपको बता दिया कि आपको लगा है कुछ नया आ गया भाई, सब कुछ कराया हुआ है, ठीक है। सो हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ लिए। अब एक और बच गया क्रॉस प्रोडक्ट, आज चूंकि टाइम हो रहा है, अभी फटाफट करेंगे तो आपका समझ में नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट रोटेशन समझने के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे समझना पड़ेगा। रोटेशन प्लस क्लास 12 का पूरा मैनेजम हर जगह आएगा, डेली हर फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट, तो मुझे समझना पड़ेगा। डॉट कब आएगा, वर्क ऑफ एनर्जी में, और क्रॉस आएगा रोटेशन में, तो अच्छे से इसको एक अलग क्लास में करेंगे। सो वेक्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, फिर आपको सीट मिलेगा, सीट करना है, हम टेस्ट पब्लिश कर देंगे, टेस्ट 2 आपको दे देना है, ठीक है। ओके, बाय बाय बाय।